देखने को मिली है। बीजेपी टीएमसी के आरोप प्रत्यारोप अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर साजिश का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। चुनावी नतीजों के बाद पूर्व डीजीपी से जो है सीधे तौर पर उनकी तरफ से जानकारी दी गई, खास बातचीत की गई। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बोलते हुए नजर आए और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये खास बातचीत की गई है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए डीजीपी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी हैं हालांकि बीएन रमेश सर। सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल देखिए, जिस तरीके से मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी बंगाल चुनाव हम सभी ने देखा और बंगाल चुनाव को लेकर जिस तरीके से ये पूरी राजनीति गरमाई जा रही है और साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरी साजिश के बारे में और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये फिलहाल जो है राजनीति है। हालांकि फिलहाल आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बंगाल का इलेक्शन इतना पीसफुली पिछले 50 क्यों स्वतंत्रता आने के बाद कभी नहीं हुआ। ये पूरा बंगाल का जनता साक्षी है इसकी, क्योंकि 2 दफा इलेक्शन जो हुआ है 23 और 29 अप्रैल को, वहां पर 94% पोलिंग प्रतिशत हुई है। वो भी अपने आप में विश्व स्तर में पिछले 1000 साल की गणतंत्र या प्रजातंत्र के एक्सपेरिमेंट में एक रिकॉर्ड है और एक भी आदमी का डेथ नहीं हुआ। हालांकि पिछले इलेक्शंस में 2021, 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन सब जगह में आप देखें 30-40 इस तरह लोगों की मृत्यु होती थी अनफॉर्चुनेटली। और पंचायत इलेक्शंस में इनका संख्या 100 में होती थी, 200-300 तक। इलेक्शन होने के बाद तुरंत एक आर्सन यानी अग्निसंयोग करना, लोगों की फूकना और लोगों की गांव के ऊपर आग लगाना और लोग जाके दूसरा जगह में बसे आते थे, उनको साथ माफियाओं को बेच के धमकाना, उनकी औरतों को रेप करना और उनको हत्या करना, ये तमाम आम बातें हो चुकी थी। इसके वजह से इस बार इलेक्शन कमीशन ने एवं हम लोगों का गौरवनीय माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश में जी कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 कंपनी हिसाब से 600 कंपनी सीआरपीएफ अभी भी तैनात है। इसका वजह से आज जितना भी आपने मेंशन किया मुर्शिदाबाद में या आसनसोल में, ये कुछ स्मॉल घटनाएं हैं। ये खुद भी रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए लोकल लेवल स्तर पे भी हो सकता है, लेकिन पुलिस का पूरी ऑर्डर दिया गया है, राइट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू डीजीपी साहब, एवं पुलिस का जो निगरानी में पुलिस कमिश्नर्स वगैरह हैं और पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, इनको सभी को दिया गया है निर्देश। इसका वजह से जितना भी हो सकता था उसको सभी को कंट्रोल कर दिया गया है और मेरे ख्याल में आज के दिन में ये जितना भी 2-3 घटना हुई है वो भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, जहां मैं रहता हूं श्यामनगर में, वहां पर भी इस तरह घटना होने की मेरे पास खबर आया। मैं तुरंत डीजी साहब को इन्फॉर्मेशन दिया कि प्रेजेंट डीजी साहब को जी। सर ये भी बताइए, जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी सरकार के दौरान बंगाल में गुंडागर्दी और राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ी है, आपने बतौर डीजीपी स्थिति को जमीन पर कैसे देखा है? क्या ऐसा हुआ करता था? 100% होता था, क्योंकि पिछले 50 साल में मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं, इस पिछले 50 साल में जिन लोगों ने वोट दे नहीं पाया, कभी बूथ तक जा नहीं पाए, इनका क्योंकि भूतों की दर्शन होता था, भूत का दर्शन नहीं होता था लोगों का। इस बार इलेक्शन कमीशन की ये अभूतपूर्व प्रबंधन की वजह से लोगों ने अपना वोट अधिकार को अपना वोट की कर्तव्य हिसाब से प्रयोग करके अपना चुनी हुई सरकार को ले आए हैं। इसका वजह से इस बार बंगाल में एक सूर्योदय हुआ है। 50 साल की एक अमावस्या अंधकार सूर्य ग्रहण के चंद्र ग्रहण के बाद इस बार पहली बार मई 4 तारीख को यहाँ सूर्योदय हुआ है। आने वाले 50 साल तक ये सूर्योदय, ये चंद्रोदय रहेगा, इसमें मेरा कोई शक नहीं है। जी सर, देखिए, देखा जाए कि पश्चिम बंगाल में उस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव की स्थिति बनती थी, क्योंकि लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये जो आरोप लगते थे, ये दबाव बनाया जाता था, राजनीतिक दबाव, वो पुलिस प्रशासन पर भी देखने को मिलता था क्या? न पुलिस थी न प्रशासन था। पिछले बहुत सालों से खाली था माफिया था
और हाँ, इलेक्शन एक प्रहसन था, एक फ्रॉड था, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला था। ये बात जनता में है, मेरा बात नहीं है, जनता में है। इसलिए 94% वोटिंग इस बार इतना भयंकर रूप में हुआ है। यानी बंगाल में जितना भी लोग हैं, एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो बंगाल में बावजूद हो और पोलिंग बूथ में जाके वोट ना दिया हो। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, मैं दिखा रहा हूं। जी सर, देखिए चुनावों के दौरान हिंसा और टकराव को लेकर जो है आपकी तरफ से साफ तौर पर जानकारी दी गई और ये चीजें देखने को भी मिली, और अब बात की जाए लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। तो इन घटनाओं को लेकर मैं आपसे फिलहाल आपकी राय जानना चाहूंगी। आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या जमीनी हकीकत यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है? क्योंकि अब फिर से जो है ये तोड़फोड़ को लेकर साफ तौर पर टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से ये तोड़फोड़ की जा रही है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। ये पूरे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। क्या ये हकीकत है या सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की नाम लेना मेरा शोभा नहीं है, इसलिए मैं नहीं लूंगा कोई पॉलिटिकल पार्टी की। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का शब्द जो है वो अनावश्यक है, क्योंकि पिछले 50 साल मैंने देखा पॉलिटिकल पार्टी नाम के कुछ गैंग्स हुआ करते थे। यहाँ पहली बार एक नेशनल पार्टी को जनता ने चुना है, उस आज ही हुआ है, उसका उदय कल ही हुआ है। वो कैसा गवर्न करेगा ये देखने वाली बात होती है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो यही है कि किस तरह रहा है और किस तरह आरोप प्रत्यारोप होती है। एक बात मैं बता दूं, अगर जनता चाहती थी जिस 95% जनता ने वोट दिया, अगर वो 94% अगर जनता चाहती थी कि कानून अपना हाथ में लेके लोगों को फूंक दे और आग लगा दे, उस जनता को प्रिवेंट करने वाले कौन पुलिस कर सकता है? 7 करोड़ लोगों की, 6 करोड़ लोगों की। इसका मतलब यही है मैडम, आप ये जान लीजिए, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत शांत है। पश्चिम बंगाल की जनता 50 साल का बाद सुशासन की ओर अपना जर्नी स्टार्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री साहब भी कल जो निर्देश दिया है पश्चिम बंगाल जनता की, वो जनता ने स्वीकारिया है। इसलिए जनता आज बहुत ही शांत और प्रकृति से है। आने वाले दिन में जो घटिया चीजें हुई है सरकार के नाम पर, के प्रहसन हुआ, फ्रॉड हुआ, यहाँ पर 50 लोगों की नौकरियां गई, नौकरी बिक्री गई, हत्या हुई, वो सब चीजों को रिपेयर करने की काम आने वाले दिनों में एक अच्छा सुशासन, एक सुशोभित मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, पुलिस मंत्री का नेतृत्व में होगा। ये बंगाल की आशा है और प्रत्याशा है और खड़े उतरेंगे, मेरा कोई संदेह नहीं है। जी सर, मैं लास्ट सवाल आपसे एक और करना चाहूंगी, आपके कार्यकाल के बारे में जानना चाहूंगी। जब आपका कार्यकाल था तो उस समय पर सबसे बड़ी जो है चुनौतियां, कानून व्यवस्था बनाए रखने में आपको किन चुनौतियों का सीधे तौर पर सामना करना पड़ा? मैं यहाँ पर जब मैं एडिशनल डीजी होकर आया था, पहले मैं यहाँ आईजी पद तक मैं था, लेकिन 2008 में मैं जब यहाँ पर नंदीग्राम नामक एक नरसंहार हुआ, उसके एवज में मैं यहाँ पर नहीं रह पाया, इसलिए मैं सीआरपीएफ में चला गया और आईजी ऑपरेशन कश्मीर रहा, छत्तीसगढ़ में रहा आईजी एंटी माओइस्ट ऑपरेशन करीब 9 साल वहाँ, और सीआरपीएफ का मैं कमांड ये भी रहा हूँ, मैं डायरेक्टर रहा हूँ अकेडमी में गुड़गांव में। और इसी के वजह से आप लोगों का साथ भी मेरा परिचय भी हुआ, काफी प्रोग्राम भी मैं आपका उन दिनों करता था मैं। उसके बाद मैं 10 साल के बाद आपकी स्क्रीन में आने के मौका दिया, इसलिए आपका मैं आभारी हूँ, आभारी प्रकट करता हूँ। लेकिन इतना तक बता दूं, मैं जब इधर आया वापस, मुझे इस माफिया लोगों से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर जितना भी बहुत कुछ ऑफिसर्स थे, उनको मैं इंडियन पुलिस सर्विस कहने के मैं शर्म महसूस करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि क्या सर आप उनको इंडियन पिचात सर्विस बोल सकते हैं, कि मैंने उस आरोप के ऊपर मैं अपना मौन भाषा में ही मैंने अपना समर्थन जताया। क्योंकि अगर इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पीपुल सर्विस भले ना बन पाती, कम से कम इंडियन पिशाच सर्विस नहीं बनना चाहिए। मैंने जिंदगी भर पुलिस का यूनिफॉर्म की इज्जत बचाने के लिए, इसलिए इन माफियाओं के साथ मैंने कभी हाथ नहीं मिलाया। काफी लोग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अपना यूनिफॉर्म के बेच डाले, मैंने वो सब काम नहीं किया। इसलिए आज जनता का साथ मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। जी सर, आपने अपनी बात को बहुत ही प्रमुखता से रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।